maths MCQ for competitive exam. Let's now start this video. First question है, if 2x plus 3 is equal to 7 then x is equal to, कि ये मैथमेटिक्स के कुछ अलग अलग क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला मैथ्स का पहला क्वेश्चन, इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 देन x, अगर 2x प्लस 3 बराबर 7 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसको हम हल करेंगे। जैसे हमारा है 2x प्लस 3 है ना, तो 2x प्लस 3 तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2x वाला हम अलग से ले लेंगे 2x, और ये जो 7 है ये हो जाएगा 7 माइनस 3, इधर आके इसका पक्षांतर हो जाएगा तो 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 4। अब x का वैल्यू हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें ऑप्शन इसका आंसर आएगा 2। x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कि अगर 2x प्लस 3 बराबर 7 है तो हम क्या करेंगे, x वाला एक तरफ कर देंगे और जो इसको पक्षांतर हो जाता है तो 7 और ये प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर 2x को हम वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज़ 25% ऑफ 120, 120 का 25% हमको निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारा 25% ऑफ 120 निकालना है तो हमारा ये हो जाएगा 25 इंटू हमारा कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, और हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काट देते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 होता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है। तो हमारा ऊपर कितना बचा, 5 × 6, तो ये हमारा हो जाएगा 30। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 30। 25% का 120 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 30। तो ये इस तरीके से परसेंटेज निकालना हो तो 100 से डिवाइड इसको निकालते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में निकालना। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा 16 आ रहा है। अब 16 कैसे आएगा, तो ये भी बहुत इजी है ना, 12 डिवाइड बाई, तो हम यहाँ के यहाँ भी इसको हल कर सकते हैं। देखो ये दिया हुआ हमारा 12 डिवाइड बाई 3, तो 3 को हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है ना, 3 4 3 12 होता है। ठीक है, तो फिर ये 4 आया, जैसे हम 12 डिवाइड बाई 3 कर देते, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये हमारा 4 है। ठीक है, तो हम इसको 4 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को ली हूँ। तो ये यहाँ के यहाँ ही आप हल कर सकते हो। सिंप्लीफाई करना है, 12 भागे 3 × 4, तो यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 4 जा होता है
12 और फिर यहाँ बचा 4 और 4 इंटू 4 होता है 16। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 b इज़ इक्वल टू 3, अगर a का वैल्यू 2 है b का वैल्यू 3 है, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो आंसर आया 13। तो 13 कैसे आया, देखो a का वैल्यू कितना है हमारा, a का वैल्यू है 2, ठीक है, b का वैल्यू कितना है 3 है ना। अभी हमारा इसमें बोला है ना a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हाँ a इस पे हम ये करेंगे, a का वैल्यू 2 है लेकिन a स्क्वायर में दिया है तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर कर देंगे। तो 2 2 जा होता है 2 का 2 दूनी 4 है ना, और 3 तिया ये हमारा होता है 9, ठीक है। तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। ये ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं एग्ज़ाम में कि जैसे सीरीज़ जैसे 2 दिया हुआ 4 8 16, उसके बाद में क्या आएगा नेक्स्ट नंबर। तो आंसर दिया हुआ जैसे 32 दिया हुआ है। अब 32 कैसे आया, तो देखो ये दो बढ़ते, इसका 2 का स्क्वायर लिए 2 2 जा 4 होता है ना, तो ये 4 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना होता है 32, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32 या 32, ठीक है। तो ये दो इसमें मतलब 2 का स्क्वायर करते जा रहे हैं, दिया ना। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़, 2 है फिर उसके बाद 4 है फिर 8 है फिर 16, उसके बाद क्या आएगा। तो आप इसको दिमाग से बना सकते हो कि देखो 2 2 एकम 2 है ना, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, इस तरीके से आंसर में आएगा 32 या 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबका स्क्वायर लिया, देखो ये है ना, 2 2 अंजा 2 2 का स्क्वायर 3 2 का 3 बार करेंगे, 2 का 4 2 का 5, वही इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट का। अभी ये लाभ हानि के क्वेश्चन भी पेपर में पूछते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन है अ शॉपकीपर सेल्स अ टॉय फॉर 120। एक शॉपकीपर है, दुकानदार, वो मतलब एक खिलौने को सेल करता है 120 रुपये में, प्रॉफिट 20 रुपीज़। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है 20 रुपये होता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ आप यही के आप इसको हल कर सकते हो कि उसने मतलब 120 रुपये में कोई खिलौना बेचा है और 20 रुपये उसको लाभ हुआ, मतलब उसने वो खिलौना कितने में ख़रीदा होगा। तो स्वाभाविक है 120 का अगर उसको 20% 20 रुपये लाभ हुआ तो वो 100 रुपये में ख़रीदा होगा, है ना। लाभ के लिए क्या करते हैं, जैसे 100 में निकालते हैं ना, तो 100 प्लस 20, तो ये हमारा 120 हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए फार्मूला भी होता है कि CP इज़ इक्वल टू S, यहाँ लिख सकते हो। CP मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। तो हमको निकालना है कास्ट प्राइस, कितने में ख़रीदा होगा। तो कास्ट प्राइस CP मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है, और SP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो हमको कास्ट प्राइस अगर निकालना है तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कितने मतलब कास्ट प्राइस। जैसे SP हमारा क्या है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 120 है और प्रॉफिट है 20, है ना। तो 120 में से 20 माइनस कर दो तो हमारा निकल आएगा 100। कास्ट प्राइस क्या निकल आएगा 100, मतलब कि उसने खिलौने को 100 रुपये में ख़रीदा होगा और 120 रुपये में बेचा, इसलिए उसको 20 रुपये फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Question second. A book is sold at a loss of 10% if SP is 90 rupees. What is the CP? CP मतलब कास्ट प्राइस, मतलब एक बुक को सोल्ड किया, बेचा है 10% लॉस पे, हानि पे, है ना। अब हानि होता है मतलब अब क्या करोगे, माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर हानि दिया है 10%, तो आप क्या करोगे, 100 में से 10 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 90 रुपये। ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 90 रुपये। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो ये क्वेश्चन पूछा है, अ बुक इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% इफ़ SP इज़ 90, व्हाट इज़ द CP? CP कॉस्ट प्राइस है, SP सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, और CP मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें 10% लॉस हुआ है मतलब हानि हुई है। तो इसको हानि के लिए हम इसका क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। लॉस बराबर हमारा 100 है, जैसे हमको लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हमारा SP इसको सॉल्व करेंगे तो हमको CP अगर निकालना है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, तो आप क्या करोगे, इसको सेलिंग प्राइस इंटू 100 कर दोगे और ये हो जाएगा। हमारा लॉस कितना था, 100 लॉस था 10%, है ना। तो परसेंटेज में निकालते हैं तो ये इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हो। 90 हमारा सेलिंग प्राइस था और ये 100/90। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये अ बुक इज़ द सोल्ड एट द लॉस ऑफ 10% इफ़ SP इज इक्वल टू 90, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उसने कितने में ख़रीदा होगा, 100 रुपये में ख़रीदा होगा, इसीलिए उसको 10% लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, इसको हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है, इफ़ CP इज़ इक्वल टू 400, मतलब कास्ट प्राइस 400 रुपये है, SP जो है 500 है सेलिंग प्राइस को, तो प्रॉफिट क्या होगा? तो इसमें प्रॉफिट हमारा 100 होगा। देखो 400 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई थी और 500 में बेची गई, मतलब प्रॉफिट हमारा 100 रुपये है। पर हमको इसको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? इसके लिए परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, हम इसके लिए वाला फार्मूला लगा लेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू क्या करोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट कितना था, 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है ना, 400 की चीज़ को 500 में बेचा गया है, तो हम प्रॉफिट की जगह 100 लिख देंगे। ठीक है, इनटू हमारा परसेंटेज निकालना है तो 100 और कास्ट प्राइस था, और यहाँ देख सकते हो 400। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, और ये 50 बार में कटेगा 100, है ना। 50 दूनी 100 होता है, फिर ये 2 1 2 और ये 25, मतलब हमारा 25% प्रॉफिट होगा। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो करेक्ट आंसर आएगा 25%। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 25%। अगर कोई चीज़ 400 रुपये की 500 रुपये में बेची गई है तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 25% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
अ बाइक इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। एक बाइक किसी सोल्ड किया गया, बेचा गया है 20% लाभ पर 72,000 में, 72,000 में। व्हाट इज़ द कास्ट प्राइस? तो इसका कीमत या क्रय मूल्य क्या होगा कि कोई बाइक है, उसको 20% प्रॉफिट पर 72,000 में सोल्ड किया गया, बेचा गया है, तो उस बाइक की कीमत खरीदारी या कास्ट प्राइस क्या होगा? तो कास्ट प्राइस निकालना है हमको। इसमें ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम कास्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP इज़ इक्वल टू SP मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य गुणा 100% में निकालना है, तो बटे फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अरे ज़्यादा ही नीचे हो गया। हाँ, एक सेकेंड। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो कास्ट प्राइस निकालना है तो SP इंटू 100 फिर डिवाइड बाय 100 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज में। तो SP हमारा कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस वो 72,000 में सोल्ड किया ना, तो हम इसको 72,000 लिख देंगे। ठीक है, SP की जगह इंटू 100 है तो 100 ही रहेगा, फिर डिवाइड बाय 100 और हमारा ये प्लस हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 120 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसमें 20% हुआ है, मतलब 100 में हम 20 को जोड़ देंगे तो 120 रुपये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे, या जो जो जिससे कटता है वो काट दो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये हो गया। इसको भी काट सकते हैं, 6 1 जा 6, ये तुम्हारा कटेगा 1200 बार में। इसको आप एक बार हल करके देख लो, तो ये हमारा आंसर आएगा 60,000। करेक्ट आंसर आएगा 16,000। ठीक है, तो ये आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब आपको कास्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। 20% लाभ हुआ तो 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 प्रॉफिट हो जाएगा, और इसको वैल्यू पुट करके बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,000 एट 5% फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बहुत ही इजी है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टाइम अपॉन 100। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए SI बराबर ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे। P हमारा कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। ठीक है, और R हमारा कितना दिया हुआ है, ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2, और डिवाइड बाय 100, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो आप देखो ऊपर 10 और ये 10, तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। तो ये आपका 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1000 का कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ 2000 अमाउंट टू 2400 इन 2 years. व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. पहले हमने SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाला था. अब इसमें ब्याज दर निकालना है ना. 2 साल के लिए अ सम ऑफ 2000 अमाउंट मतलब 2000 अमाउंट का 2400 रुपये के हिसाब से. तो इसका हमको 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए R बराबर होता है. R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट गुणित आप कर दोगे 100 डिवाइड बाय P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इनटू समय T. अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा है, सिंपल इंटरेस्ट है अ सम ऑफ 2000 अमाउंट इज 2400 इन 2 years. आप इसको क्या करोगे, 2400 में से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 2400 में से 2000 को माइनस कर दो. यहाँ मैं रफ कर दे रही हूँ. 2400 में से हम क्या करेंगे, 2000 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 400 आ जाएगा. तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए. R बराबर मैंने बताई थी ना, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय P इंटू T. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, 400 आया. तो 400 इंटू 100 और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है इनटू समय दिया हुआ है 5. आप इसको हल कर दो, जो जो कटता है उसको काट दो. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, है ना. इसको हल करने पे आपका आ जाएगा 10%. ठीक है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं. फाइंड द अमाउंट 500 इन इन्वेस्टेड एट द 8% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years. तो इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का 5000 के लिए. फाइंड द अमाउंट ऑफ 5000 इन फाइंड द अमाउंट ऑफ 5000 इन्वेस्टेड 8% के ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए. तो आप इसको हल कर सकते हो. सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है SI और हमारा मेन अमाउंट कितना दिया हुआ है 5000. आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8 और समय दिया हुआ है 3 डिवाइड बाय 100. ठीक है. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया. तो हमारा आता है, इसको हल करने पे आता है 1200. अब हमको अमाउंट निकालना है. तो A बराबर होगा P प्लस SI. तो P हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ कितना दिया है 5000 दिया हुआ था. ठीक है. प्लस हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट निकला है 1200. तो 1200 में आप 5000 को जोड़ देंगे तो यह करेक्ट आंसर आएगा 62,200 करेक्ट आंसर. तो ये था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सारे क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं. अब हम इसमें देखते हैं. ये दूसरे क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हमको रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्षेत्रफल फाइंड करना है विथ लेंथ, जिसकी लंबाई है, रेक्टेंगल की लंबाई कितनी दी 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ मतलब चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर. ठीक है. आपको रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर.
तो हमको पता है एरिया मतलब ए बराबर एरिया ए बराबर होता है L इंटू बी। L है लेंथ, B है ब्रेथ लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप इसका वैल्यू पुट कर दो। L हमारा कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, और ब्रेथ दिया हुआ है 5। तो 8 और 5 कितना तो 40। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत सरल है। एरिया निकालना है रेक्टेंगल का जिसकी लंबाई चौड़ाई, तो सिंपल सा फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ लंबाई गुणित चौड़ाई, और हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A square has a side of 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया। मतलब इसमें स्क्वायर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एरिया निकालना है। तो हमारा एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर साइड, मतलब चारों साइड बराबर रहती है ना। तो अगर एक साइड दिया हुआ तो हम दूसरा साइड भी निकाल सकते हैं। एक साइड का वैल्यू दिया 6 सेंटीमीटर, तो आप इसको स्क्वायर निकालना है तो एरिया बराबर साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर हमारा दिया हुआ है कितना दिया वैल्यू 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दो तो 6 होता है 36। तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे मैथमेटिक्स है और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इजी रहते, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं रहती तो नहीं बन पाते, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल हमको ये सर्कल का एरिया निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है विथ रेडियस। इस वृत्त की रेडियस कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमको इसका क्या निकालना है सर्कल का। सर्कल का मतलब वृत्त का एरिया या क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ एरिया इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, सर्कल का एरिया। तो पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा 22/7 होता है, ठीक है। तो हम पाई की जगह 22/7 लिख देंगे और आर हमारा दिया हुआ है कितना दिया 7 सेंटीमीटर और वर्ग में है तो 2 बार हम 7 लिख सकते हैं या 7 का इसको 7 × 7 लिख सकते हो, ठीक है। अब 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया है ना। अब ऊपर बचा 22 और 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन है ना फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का या वृत्त का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना था जिसकी रेडियस मतलब त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो पाई की जगह हम 22/7 लिख देंगे। आर का वैल्यू 7 है और 7 स्क्वायर है तो 7 × 7, फिर 7 से 7 कैंसिल 22, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 154 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर 4 आवर्स। एक कार जो है, स्पीड वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। कार है जो 240 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करती चलती है। व्हाट इज़ द स्पीड? तो हमको स्पीड निकालना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगता है? स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है? 240, और हमारा टाइम दिया हुआ है 4 घंटे। इसको काट दो, 4 एकम 4, 6 24 और 0, मतलब 60 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। डिस्टेंस आपको अगर स्पीड निकालना है तो इसके लिए स्पीड निकालने के लिए चाल बराबर है तो दूरी बटे समय होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 240 दिया, टाइम दिया हुआ है 4 घंटे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 240 से 4 से, तो हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे डिस्टेंस वाले हैं, और अब मैंने पहले के पेपर में भी वीडियो में भी ये क्वेश्चन डाले थे। अ ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर 850 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, है ना। तो इसमें वही डिस्टेंस, टाइम अगर हमको निकालना तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा दिया है 300 और स्पीड दिया हुआ है 50। इसको अगर हल करते हैं तो आपका आ जाएगा 6 आवर्स, है ना। हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 300 और स्पीड दिया हुआ है 50। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 कम 5 5 6 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आवर्स। ठीक है। एक ट्रेन जो होती है 300 किलोमीटर 850 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो ये 6 घंटे टाइम लेगी 300 किलोमीटर और 50 किलोमीटर चलने के लिए 6 घंटे का टाइम लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बाइक ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर, हाउ फॉर डज इट गो इन द 2.5 आवर्स। तो इसमें भी हमको डिस्टेंस निकालना है। पहले में हमको इसमें टाइम निकालना था, हमको इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ठीक उसका अपोजिट कर दो, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस निकालने के स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, टाइम दिया 2.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और उसका वैल्यू पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी 200 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2 ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से 200 किलोमीटर के प्लेटफॉर्म से ये 2 ट्रेन निकलती ए और बी, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर्स पर आवर्स, व्हेन विल दे मीट। तो ये 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो ये कितने समय में ये मिलेगी? तो टाइम 2 घंटे में कैसे? रिलेटिव स्पीड दिया हुआ है हमको, ये 2 चाल दी हुई है, एक 40 दी है, दूसरे 60 दी हुई है, तो 40 और 60 को हम जोड़ देते तो 100 किलोमीटर। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला अभी निकाले थे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, और टाइम हमारा निकला है ना 40 और 60 को जोड़ देंगे तो 100, तो 200/100, तो ये हो जाएगा आपका 200 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 घंटे में दोनों ट्रेनें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कॉस थीटा, अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो कॉस थीटा क्या होगा? तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, है ना। तो अब इसका हमको कॉस
कॉस थीटा का निकालना है तो कॉस थीटा बराबर हम क्या करेंगे, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की 1 लिखेंगे। ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस, और इसका वैल्यू क्या है हमारा 3.5 है, तो ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये 5 25 का स्क्वायर है और ये 16 का, 4 4 16 55 25, तो 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है tan थीटा बराबर tan थीटा 45 का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ये आपको ना टेबल याद करना पड़ेगा, इसके भी टेबल रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो हमको पता है कि tan 45 का वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है 1। तो खाली इसमें आपको वैल्यू याद करना है, टेबल याद करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू डैश। तो इसको हमको हल करना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपका साइन 90 का वैल्यू होता है। अब अगर उसमें देखते चार्ट में, टेबल में, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस थीटा होता है। तो ये इसका खाली वैल्यू याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू, अगर tan थीटा का वैल्यू √3 है तो थीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। हमको पता है tan थीटा बराबर होता है, थीटा का वैल्यू 60 होता है। ठीक है, तो ये थे मैथमेटिक्स के कुछ अलग अलग क्वेश्चन थे, सिंप्लीफाई का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, स्प्रेड का। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे बैंकिंग के एग्ज़ाम में आते ही है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आती है एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट।